हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं कल और उससे अगला दिन 2 दिन से मैं 2 वीडियो बनाया हूं और मैंने 4 चैप्टर उत्तर प्रदेश का मैंने समाप्त कर दिया और आज 5वां चैप्टर नदियां, झीलें एवं आर्द्र भूमियां पढ़ाएंगे। चलिए, कल कौन सा पढ़ाए थे? कल हम पढ़ा रहे थे 51 प्रश्न इसका कराए थे, लास्ट वाला ना। अब उससे आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नदियां, झीलें, आर्द्र भूमि। फर्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? आप लोगों को पता है अयोध्या से कौन सी नदी बहती है? सरजू नदी बहती है। ठीक है, ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। सरजू नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी अयोध्या के शहर से होकर प्रवाहित होती है। सरजू नदी घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। यह छपरा बिहार के पास गंगा में मिल जाती है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार के मापचा चुंगो हिमनद से हुआ है। मतलब इसको अयोध्या और गोंडा में सरजू कहा जाता है और बाकी स्थानों पर इसको घाघरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों से होकर कौन सी नदी बहती है? उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी नदी गंगा है और उत्तर प्रदेश की 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, चलिए इसको उत्तर देखिए। उत्तर में गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकलकर उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया जिले के बाद बिहार में प्रवेश कर जाती है। मतलब बलिया जिला से ये बिहार चली जाती है। चलिए नंबर 3 देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म शहर नदियां सही सुलोमित नहीं है? मतलब कौन सा इसमें दिया हुआ है जो सही सुलोमित नहीं है, सही मिलान नहीं हुआ है? मतलब सुल्तानपुर, गोमती, गोरखपुर, राप्ती, कानपुर, गंगा, मथुरा, बेतवा, ये गलत हो जाएगा। सुल्तानपुर गोमती सही। ठीक है, इसको आप लोग व्याख्या देख लीजिए। सुल्तानपुर गोमती, गोरखपुर राप्ती। मतलब सुल्तानपुर गोमती नदी किनारे बसा है, राप्ती नदी किनारे गोरखपुर बसा है और मथुरा यमुना नदी किनारे बसा है, ना कि बेतवा, इसलिए बेतवा गलत हो जाएगा। और कानपुर गंगा नदी से होकर बहती है, कानपुर से गंगा नदी बहती है। जबकि उत्तर प्रदेश की हमीरपुर जिला में बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। हमीरपुर हो गया, झांसी, यहाँ से बेतवा नदी बहती है। चलिए नंबर 4 देखते हैं। काशी, जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से है, नदी के किनारे बसा है। काशी किस नदी के किनारे बसा है? काशी का नाम वाराणसी है और वाराणसी किस नदी किनारे बसा है? आप लोगों को पता ही होगा, वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है। वाराणसी में 80 घाट है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखिए। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र स्थान माना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड में गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की बात कर रहा है, इसे नाम से। गंगा नदी भारत के 4 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। अभी उस आगे प्रश्न आया हुआ था। 5वां नंबर प्रश्न देखिए। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है, बताइए? बेतवा नदी। यमुना बुंदेलखंड में बहती ही नहीं है, बहती है थोड़ा बहुत बहती है, अब बेतवा बहुत ज्यादा बहती है। ठीक है, बी नंबर देखिए।
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान बेतवा नदी का है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई आवश्यकता के लगभग 50% योगदान देती है। केन नदी सिंचाई आवश्यकता से 25% का योगदान देती है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? इसमें से कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? गंगा 28 जिलों से बहती है, यमुना भी बहती है लगभग 18 जिलों से, और रामगंगा भी बहती है क्योंकि बिजनौर से ये प्रवेश करती है, जबकि झेलम नहीं बहती है। इसका आंसर डी होगा, झेलम। झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा एवं पंजाब प्रांतों में बहती है। झेलम नदी, जिसका मूल वैदिक संस्कृति नाम वितस्ता नदी है। झेलम नदी की लंबाई 725 किमी है। ठीक है, चलिए 7 नंबर पे चलते हैं हम। फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? फुलहर झील पीलीभीत में है, उत्तर प्रदेश राज्य में होगा। फुलहर झील जिसे गैती फुलहर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मागो टाडा के समीप स्थित है। एक झील है। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से ही हुआ है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में सबसे बड़ी नदी है। हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलें दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, कोटला झील, कोटलासल और बड़खल झील। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण झीलें, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी है? सतरेंगा झील, बूढ़ापारा झील, दलपत सागर झील। गुजरात की कनकरिया झील, थोल झील, सूरसागर झील आदि। सुराह ताल एक प्रसिद्ध झील है। कहाँ पे है? कृति में चाप है, ज्वालामुखी है, विकृत है। सुराह ताल झील एक गंगा नदी किनारे स्थित है। इसको चाप झील कहा जाता है। सुराह ताल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोखूर झील है, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। इसका क्षेत्रफल 34 वर्ग किमी है और यह जिले के मुख्यालय बलिया से 17 किमी दूर है। सन 1991 में इसे सुराह ताल पक्षी विहार नाम से एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। मतलब 1991 में एक पक्षी विहार भी हो गया सुराह ताल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? गंगा और वरुणा। वरुणा के नाम पे वाराणसी नाम पड़ा है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। वाराणसी में नगर से 10 किमी दूर स्थित सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदियां वरुणा नदी के संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, गलेम स्तूप, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों के साथ सारनाथ में ही दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। चलिए 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिया गया है, उसमें से ये बोल रहा है कौन सा कथन सही है। गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी मिलती है, बिल्कुल सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास, प्रयागराज के पहले ही मिल जाती है बेतवा नदी, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। इसको देखिए, राम गंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है, बिल्कुल सही है।
नंबर 11 देखिए, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया गया। शेखा झील के नाम से एक नया पक्षी राष्ट्रीय विहार का विकास किया गया, विकास किया जा रहा है। शेखा पक्षी कहाँ पे है? अलीगढ़ में है। ठीक, शेखा पक्षी भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। नंबर 12 के ऊपर हम चलते हैं और 12 दे रहा है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? जो सही है उसको बताना है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। सूर सरोवर नहीं, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। ये वाला सही होगा, मतलब बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिए, सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील, कीठम नहीं कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 91 स्थल रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल है। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु 20 स्थल के साथ प्रथम है, उत्तर प्रदेश में 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। गंगा नदी के साथ रामगंगा भी बिजनौर जिले से ही प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर जैसे प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, चलिए इसको याद कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें से 4 ABCD दिया गया, कौन सा इसमें से रामसर स्थल है जो उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित? सूर सरोवर है, राम समसपुर पक्षी अभयारण्य ये भी है, सरसई नवार झील ये भी है, सूर सिंह मानस झील ये नहीं है, मतलब डी वाला हो जाएगा सही। सूर सिंह मानसर झील उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू जिले में स्थित है। सूरसर, मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। सूरसर और मानसर इसको जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। जबकि सूर सरोवर आगरा में 2020 में स्थापित हुआ था। राम समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है 2019 और सरसई नवा झील इटावा में 2019 उत्तर प्रदेश में स्थित तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? इसमें से ये बोल रहा है कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी होती है, सोनपुर से बहती है। हिंडन नदी भी होती है, हिंडन नदी ये गाजियाबाद में बहती है। और गंडक नदी और शारदा नदी, शारदा नदी है, शारदा नदी पर शारदा क्या नाम है कि नहर बनाई गई है। और गंडक, हमारे हिसाब से इसका आंसर गंडक होना चाहिए। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहां इसे सलीग्राही या सालग्राही और मैदानी भागों में नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती है, तो ये भी हो जाएगा, मतलब सभी स्थित है। पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में प्रवाहित होकर पटना बिहार में चली जाती है, गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ी से निकलकर मुजफ्फरपुर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी में मिल जाती है। शारदा नदी कोई काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा
निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर वह रामघाट बाराबंकी के निकट करनाल नदी या घाघरा में नदी में मिल जाती है। अतः उपयोग विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलूमित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा एक सही सुलूमित नहीं है? सौज जेल, मैनपुर, शेखा जेल, अलीगढ़, बखीरा जेल, संत कबीर नगर और सरसई जेल आगरा। इसका आंसर क्या होगा? इधर देख लेते हैं, डी नंबर दिया हुआ है। मतलब ये वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। इसका व्याख्या देखते हैं। सरसई जेल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। प्रश्नगत सही सुलूमित इस प्रकार है, जैसे सौज जेल मैनपुर, शेखा जेल अलीगढ़, बखीरा जेल संत कबीर नगर और सरसई जेल इटावा में है। ठीक है, चलिए 17 नंबर के ऊपर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुलूमित नहीं है? गंगा वाराणसी सही है, गोमती सुल्तानपुर ये भी सही है, सरजू अयोध्या सही है, कोसी गोरखपुर नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। गोरखपुर में राप्ती नदी बहती है। गोरखपुर राप्ती नदी, वाराणसी गंगा नदी, सुल्तानपुर गोमती नदी तथा अयोध्या सरजू नदी के किनारे बसा हुआ है। 18 नंबर देख हम प्रश्न की ओर चलते हैं। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देवदरी और राजदरी यह है चंदौली में। देवदरी राजदरी, चंदौली जो गाजीपुर और वाराणसी से सीमा बनाता है, चंद्रप्रभा यहीं पे है। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नदी का जल प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस नदी का जल प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? रामगंगा, सोन, गंडक, महानंदा। इसमें कौन सा आंसर होगा? जल क्षेत्र प्रवाहित है। हमको तो लग रहा है महानंदा, नहीं सोन दे रहा है, बी वाला आंसर। देख लेते हैं, इसका व्याख्या पढ़िए सही से। विकल्प में दी गई नदियों में से सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से शेखा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलूमित नहीं है? कौन सा इसमें से सुलूमित नहीं है, यह देखना है। बिठूर गंगा नदी किनारे सही है, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे सही है, कौशाम्बी यमुना नदी किनारे सही है, जौनपुर ये हो जाएगा सही नदी नहीं होगा, यहाँ होगा गोमती नदी। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये सही है और ये गलत है। सही सुलूमित इस प्रकार है। बिठूर गंगा नदी, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर गोमती नदी, कौशाम्बी यमुना। गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है तथा यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। कहीं 19 देता है, कहीं 18 भी देता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेना सही से। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाढ़ किस क्षेत्र में आती है? चलिए ये 4 ऑप्शन दिया है। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाढ़ पूर्वी क्षेत्र में आती है, क्योंकि पूर्व में खाल है और पश्चिम से सारी नदियां बहते हुए पूर्व की ओर जाती है और पूर्व में बाढ़ ला देती है, तो ये पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या थोड़ा अच्छी तरीके से देखिए। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण में पठारी क्षेत्र तथा मध्य में मैदानी क्षेत्र। गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती है। मतलब पश्चिम में करती है यमुना नदी और पूर्व में करती है गंडक नदी। इसका ढाल पश्चिम
उत्तर पश्चिम स्थित दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है। यह बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिम क्षेत्र में ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहां अनेक नदियों द्वारा कॉप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है, परंतु प्रश्न दृष्टिकोण से विकल्प भी सही है, मतलब पूर्वी। 22 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चित्रकूट, जौनपुर गोमती, सरजू अयोध्या, चित्रकूट मथुरा यमुना और चित्रकूट मंदाकिनी। कौन सा आंसर मिल रहा है सही? बी वाला। 1 का 4, 2 का 2, 3 का 1 और हाँ बी वाला हो जाएगा। चित्रकूट मंदाकिनी, जौनपुर गोमती, मथुरा यमुना, अयोध्या सरजू नदियों का मिलान किया गया है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान रामसर स्थापित किया गया है? ये कौन सा हो जाएगा? पार्वती, आगरा, सुरताल, सी वाला होना चाहिए। ऊपरी गंगा नहर, उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल बुलंदशहर। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। सरसई, नंवर झील, इटावा, समान पश्चिम बिहार, मैनपुर, साड़ी पश्चिम बिहार, हरदोई, समसपुर पश्चिम बिहार, रायबरेली, पार्वती आगरा पश्चिम बिहार, गोंडा, नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव, सूर सरोवर, कीथम जिला आगरा, हैदरपुर मुजफ्फरनगर, बखीरा पश्चिम अभ्यारण्य क्षेत्र, संत कबीर नगर। चलिए ये खत्म हो गया। अब मैं 5वां प्रश्न चैप्टर के ऊपर चलता हूँ, कृषि और पशुपालन। ठीक है, आज मैं ये भी समाप्त करूंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 है इसमें, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। ठीक है, गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाया जाता है और ये एक नगदी फसल है। गेहूं एक खाद्यान्न फसल हो जाएगी। कपास भी एक नगदी फसल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं ज्यादा कपास बोया जाता है। मक्का एक खाद्यान्न फसल है। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है। मुजफ्फरपुर, मेरठ, सहारनपुर और शामली सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिले हैं। गन्ना के अतिरिक्त मसाले, तंबाकू, कपास और तिलहन इत्यादि नगदी फसलें हैं। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित है: भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिम मैदान, दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र और उत्तर पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र, जो विंध्याचल पर्वत है। तीसरा नंबर, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में किसे धान का कटोरा कहते हैं? मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, चंदौली। इसका आंसर चंदौली हो जाएगा ना, सही है। चंदौली जिले को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। यह जनपद जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले का गठन 1997 में वाराणसी से अलग करके किया गया था, जो गाजीपुर से भी सीमा बनाता है चंदौली। चौथा नंबर देखिए, मिशन शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक महिला शक्तिकरण के लिए एक पहल है। दूसरा दे रहा है, इसमें सुरक्षा एवं सुरक्षा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम शामिल है। यह 2024 में प्रारंभ किया गया है। यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। 5वां दे रहा, इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल
उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है? कौन सा सही है? इसमें से 3 सही है, तीसरा नंबर सही है, 3 सही है, 1 2 3। मतलब मैं इसका व्याख्या देख लेता हूँ। ये वाला सही, मतलब 3 दिखा रहा है। आप व्याख्या पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, मिशन शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों दिए गए कथनों में कुल 3 कथन सही हैं जो निम्नलिखित है। पहला, यह महिला शक्तिकरण के लिए एक पहल है, ये वाला सही था। और यह महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित है, ये भी सही था। और इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। इस प्रकार दिए गए 5 कथनों में से 3 कथन सही था। चलिए, मिशन शक्ति का एकीकरण महिला शक्तिकरण कार्यक्रम है जिसे करवाने हेतु महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और शक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना के रूप में शुरू किया गया है। 5वां नंबर अब देखिए, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही खतरनाक है। रेप सीड और सरसों तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला तो होगा नहीं, पहला पे तो राजस्थान है, इसमें हो जाएगा दूसरा, ठीक है। रेपसीड और सरसों तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, आर्थिक सर्वेक्षण जो है। वहीं मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मतलब तिलहन के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान नहीं है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर चलते हैं अगला 6 नंबर। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 की धारा 7A में संशोधन के अनुसार मंडी शुल्क का अधिकतम प्रशिक्षण कितना है जो मंडी उपयार्ड के मालिक लाइसेंसीधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्र कर सकते हैं? क्या आप कह रहा है? उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादन मंडी के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें से ई वाला ऑप्शन दे रहा है, न 10 है, न 50 है, न 32 है। इसका व्याख्या देखिए। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी द्वितीय संशोधन पानी पी लेते हैं थोड़ा सा हम। चलिए, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 की धारा 7A के अनुसार मंडी का मालिक या लाइसेंसिंगधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में मंडी शुल्क का अधिकतम 25% एकत्र कर सकता है। यहाँ पे 25% कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये वाला ऑप्शन चला गया। यह शुल्क मंडियों के रखाव और विकास के लिए खर्च किए जा सकता है। 7वां नंबर हम चलते हैं। इसके बाद इंग्लिश वाला हटा देते हैं क्योंकि हिंदी वाला सही मतलब हम लोगों को है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिकतम अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रांगण में समाप्त कर सकता है? कर राजस्व बढ़ाने के लिए, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, या यदि जनहित में आवश्यक या समुचित समझा जाए आवासीय क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रशासन को समाप्त कर सकता है? कर राजस्व बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, यदि जनहित में आवश्यक या समुचित समझा जाए। तो ये वाला सी वाला हो जाएगा हमारे हिसाब से। हाँ सही है, सी वाला ही होगा। जब उचित समझा जाएगा तभी उसे समाप्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार जनहित में आवश्यक या समीचीन समझकर मंडी प्रशासन को समाप्त कर सकती है। इस धारा के तहत राज्य सरकार मंडी क्षेत्र के संबंध में सभी या किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के लिए अधिसूचना द्वारा विद्यमान मंडी स्थल को विशिष्ट मंडी स्थल घोषित कर सकता है या सकती है। प्रश्न नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2022 के तहत मंडियों को उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या लागू किया गया था? जो 2022 में संशोधन आया था उसमें क्या लागू किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए समाधान,
या दे रहा है बी नंबर एपी एपीएम एपीएमसी से परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस आवश्यक होना, किसानों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण या निवेशकों के लिए प्रोत्साहन। ये बी वाला होगा, लाइसेंस आवश्यक कर दिया था, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन संशोधन अध्यादेश 2022 के तहत मंडियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एपीएमसी कृषि उपज बाजार समिति के बाहर व्यापार करने के लिए विशेष लाइसेंस अनिवार्य है। यह अध्यादेश मंडियों के बारे में भी कृषि व्यापार की अनुमति देता है, लेकिन इसे लाइसेंस के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 चलिए, उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है? पूर्वी मैदान, बुंदेलखंड का क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, तराई और बाबर क्षेत्र। इसका पूर्वी मैदान हो जाएगा ए नंबर। सी नंबर दे रहा है, क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है? पश्चिमी मैदान बोल रहा है। पश्चिमी में खेत बड़े बड़े होते हैं, पूर्वी में छोटे हैं, इसके हिसाब से हो सकता है, ये गलत होगा। चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है इसमें। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है। इस क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण इसे फसलें अच्छी होती है। कोई बात नहीं, ये पश्चिमी मैदान याद कर लेना, हमने पूर्वी याद किया हूँ। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत में दूध का अग्रणी उत्पादन है, सही है। 2022-23 में भारत में कुल दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा। क्या होगा? ये तो लग रहा है गलत हो जाएगा। हाँ, ये एक वाला सही है, क्योंकि 22% वाला मुझे भी गलत लग रहा था। उत्तर प्रदेश साल 2022-23 में देश का शीर्ष दूध उत्पादक राज्य रहा, सही है। और 2022-23 में दोनों राज्य में दूध उत्पादन में 3.83 की वृद्धि दर्ज की गई, अतः पहला कथन सही है। जबकि देश में कुल दूध उत्पादन का राज्य में हिस्सेदारी 15% है, न कि 22%, अतः दूसरा स्थान गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? बासमती की चावल की खेती कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या आंसर दे रहा है? उत्तर प्रदेश सही है। भारत में पंजाब राज्य बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पंजाब की जलवायु और मृदा बासमती चावल उगाने के लिए आदर्श है, मतलब अच्छी है। पंजाब के अलावा बासमती चावल उत्तर भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में भी प्रमुखता से उगाया जाता है। क्योंकि विकल्पों में पंजाब, हरियाणा नहीं है, अतः उत्तर प्रदेश हो जाएगा। धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? IR24 धान की किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। IR24 धान की किस्म उच्च उपज देने वाली है। यह किस्म स्थिर बाढ़ और जल मग्न को सहन कर सकती है। IR24 एक बौनी ऊंचाई 90 सेमी किस्म है। इसकी पत्तियां गहरी हरी और सीधी खड़ी होती है। इस कारण धान की यह किस्म गिरती नहीं है। यह लगभग 123 दिन में तैयार हो जाती है, मतलब 4 महीने में लगभग तैयार हो जाती है। चलिए 13 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं का ना। गेहूं में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। मक्का, चावल और गेहूं दोनों का है, लेकिन गेहूं दिया है इसमें। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गेहूं के अलावा उत्तर प्रदेश में आम, अमरूद, आंवला, मेथी बोलते हैं हम लोग, आलू और गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसको याद कर लीजिए आप। के अलावा गेहूं के अलावा उत्तर प्रदेश आंवला, आम, अमरूद, आंवला, मेथा और आलू में प्रथम स्थान है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती है? सरसों उगाई जाती है, गन्ना उगाया जाता है, रबड़ नहीं उगाया जाता। गेहूं
नगदी फसल नहीं है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा डी वाला। उत्तर प्रदेश में रबड़ की खेती नहीं की जाती है। वस्तु गन्ना उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण नगदी फसल है। नगदी फसलों चिन्ह बाजार में को ध्यान में रखकर उपजाया जाता है, जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, चाय, रबड़ इत्यादि। केरल राज्य में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल उत्पादक लगभग 90% हिस्सा है। अन्य रबड़ उत्पादक राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, थाईलैंड में विश्व का रबड़ का उत्पादक सबसे ज्यादा होता है। थाईलैंड रबड़ सबसे ज्यादा होता है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से क्या भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या भारत में मतलब इंडिया में बुंदेलखंड क्षेत्र में मतलब दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली फसल नहीं है? मतलब कौन सा उधर फसल नहीं उगाई जाती है? बाजरा उगाया जाता है, चना भी उगाया जाता है, सोयाबीन, कसावा, ये क्या होता है? सोयाबीन कसावा में कौन सा है? कसावा पता नहीं, ये तो उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र वर्षा की कमी वाला क्षेत्र है, जहाँ पर जल की कम आवश्यकता वाली फसलें की कृषि की जाती है। यहाँ पर प्राय मोटे अनाज, बाजरा, चना, राई के साथ साथ सोयाबीन की कृषि की जाती है। इसकी कृषि कम उपजाऊ एवं ढलान वाली मृदा में की जाती है। कसावा बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली सब फसल नहीं है। कसावा पता नहीं कौन सी फसल है। चलिए 15 नंबर के बाद हम चलते हैं सीधा 16 नंबर पे। ठीक है, चलिए 16 नंबर को आप लोग देखिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। गेहूं रबी की फसल है। इसकी जन्मभूमि फिलिस्तीन को माना जाता है। मतलब गेहूं सबसे पहले फिलिस्तीन में उगा था। गेहूं उत्पादन के लिए